गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो पहला चैप्टर है वो है एक छोटा सा गांव पालमपुर, जो कि काल्पनिक, पूरी तरह से काल्पनिक। मैंने एक चीज़ कही थी कि ये गांव का जो नाम है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। इस गांव के नाम की जगह आप किसी अन्य गांव का नाम भी जोड़ सकते हो, स्वयं अपने गांव का नाम भी आप जोड़ सकते हैं। इन कल्पनाओं के आधार पर हम अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ बताई दी थी, अर्थ का जो मतलब है इकोनॉमिक्स के आधार पर वो क्या है? धन, पूंजी, उससे रिलेटेड है। अर्थशास्त्र का जो पहली बार प्रयोग में लिया राजनीति के रूप में कौटिल्य ने, और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। ठीक है, तो कहने का मतलब हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। प्रोडक्शन कैसे होता है, उत्पादन कैसे हो रहा है, उत्पादन के लिए जो उसके प्रमुख जो घटक या संगठक हैं वो कौन कौन से हैं। दोबारा से आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था, अर्थ मैंने बता दिया, धन से रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था में आती हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं? उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण यानी देना, और खपत, कितनी खपत हो रही है, ये इसमें सम्मिलित है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, एक विषय है, इसका एक टॉपिक है सामाजिक का, जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था जो चीज है उसका सिद्धांत काम करता है मांग और आपूर्ति पर। मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है वो जब अर्थव्यवस्था में आता है, अर्थशास्त्र में आता है, तो प्रयोगात्मक जो चीजें होती है, जो प्रत्यक्ष होती है अर्थव्यवस्था के तहत या अर्थशास्त्र में, वो सीधा किसके ऊपर डिपेंड करती है? अर्थव्यवस्था के ऊपर। और मांग और आपूर्ति का सिद्धांत मैंने बता दिया था कि मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैंने वो चीज़ ले ली, मैंने मांग की, मेरी चीज़ देकर उसने आपूर्ति कर दी, उसके बदले मैंने उसको क्या दिया? पैसा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब उसके बाद में हमने देखा कि जो उत्पादन के संगठक हैं वो कौन कौन से थे? भूमि, उसके बाद में श्रम, फिर भौतिक पूंजी, फिर मानव पूंजी। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। तो कहने का मतलब ये है, अगर देखा जाए तो उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये हैं, भूमि की भी आवश्यकता है, श्रम की भी आवश्यकता है, पूंजी है, भौतिक पूंजी, जिससे आप संसाधन खरीदते हैं, साधन खरीदते हैं, उसको भी हमने दो भागों में बांटा था, स्थायी और कार्यशील। तो कहने का मतलब भौतिक पूंजी की जरूरत और मानव पूंजी, श्रम। व्यक्ति अगर नहीं होगा तो इन चीज़ों का करना या सोचना बेकार है। उसके बाद में उत्पादक के कारक, उत्पादक के कारक किसको बताया गया है? भूमि, श्रम और पूंजी, इनका संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी का संगठन रूप क्या कहलाता है? उत्पादक के कारक। यानी उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी का संगठन, ये क्या कहलाता है? उत्पादन के कारक। और हम यही चीज पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन। कोई चीज उत्पादित हो रही है, वो चीज बनेगी, मार्केट में जाएगी, मार्केट में जाकर आम पब्लिक के पास वापस आ जाएगी। ठीक है, कच्चे माल के रूप में आती है कोई भी चीज, उसको बनाया जाता है, उसको एक स्वरूप दिया जाता है, एक रूप दिया जाता है, बाजार में जाएगी, और सीधा सा जो पैसे का लेन देन होगा, कच्चा माल बेच दिया, उसके बदले में पैसा मिलेगा, उसने कोई चीज़ बनाई, उसके बदले में वो बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और वो पैसा अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। अर्थशास्त्र में पैसे का मतलब है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। धन से रिलेटेड जो भी हम अध्ययन करते हैं वो अर्थशास्त्र है। अब इंपॉर्टेंट चीज पहली, भूमि, जो हमने उत्पादक के संगठक जो कारक देखे थे वो देखे थे भूमि के रूप में। पालमपुर गांव के हम अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। और एक चीज मैंने बताई थी कि हिंदुस्तान के लगभग 55 से 60% की जो जनसंख्या है
वो पूरी तरह से खेती के ऊपर निर्भर है। और जहाँ हम बात पालमपुर की कर रहे हैं, तो पालमपुर में लगभग 75% जो लोग हैं वो कौन सा कार्य करते हैं? कृषि। कृषि और एक गैर कृषि क्रियाएं, जिनमें कृषि का कोई रूप नहीं होता है, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, ठीक है, ये गैर कृषि क्रियाएं होती है। कृषि तो 75% जो पालमपुर की जनसंख्या थी वो कौन सा कार्य करती थी? कृषि का, कृषि का कार्य करती थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भूमि के बारे में कि भूमि का क्या रोल है। पहला टॉपिक क्या कहता है पालमपुर की खेती में? भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है, मैं आपको बता दूं कैसे। ऐसा नहीं है भूमि चल नहीं सकती है तो स्थिर है। खेती के रूप में अगर हम देखें स्थिर का, तो जैसे 1960 से पहले, 1960 से पहले जो खेती की जमीन थी वो फिक्स थी। भाई इतनी ही जमीन है, जनसंख्या बढ़ रही है तो भी उतनी ही जमीन पे खेती हो रही है, वही परंपरागत चीज़ों को काम में लिया जा रहा है। लेकिन कुछ बार कोशिश की गई कि जो बंजर भूमि है उस पर भी कृषि करने का प्रयास किया गया, यानी कि बंजर भूमि के ऊपर भी कृषि करने का प्रयास किया गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई 75% जो किसान खेती कर रहे हैं उनके पास ज़मीन का समान विभाजन है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन बहुत कम थी, लेकिन मुख्य व्यवसाय उनका क्या था? कृषि करना, खेती करना, ठीक है। 1960 का मैंने जिक्र यहाँ पर इसलिए किया है कि 1960 के बाद में हरित क्रांति हो गई थी। हरित क्रांति जिसने कृषि उत्पादन या उपज जो थी उसको एक नई दिशा दी। नई दिशा हरित क्रांति ने, यानी कृषि के क्षेत्र में आए बदलाव किससे रिलेटेड है? हरित क्रांति से। वो कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। तो भूमि स्थिर है। मैं आपको बता दूं कि अधिकांश जो भूमि थी उसके ऊपर पूरी तरह से खेती की जाती थी पालमपुर में। और आप जानते हैं कि गांव में आप रहते हैं, भूमि को मापने का एक पैमाना होता है। अधिकतर जो पैमाना यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है हेक्टेयर। भूमि को मापने का जो पैमाना लिया जाता है अधिकतर वो कौन सा लिया जाता है? हेक्टेयर। हेक्टेयर को काम में लेता है हेक्टेयर से कहीं पर बीघा भी मानते हैं, कहीं गुट्ठा भी मानते हैं, कहीं गज भी मान लेते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें। बड़ी भूमि को नापने का 2-3 तरीके हैं। हेक्टेयर के रूप में देख लो आप, बीघा या गुट्ठा। तो ये सारी चीज़ें भूमि को मापने के काम में ली जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? हेक्टेयर। अब कैसे निकालते हैं हेक्टेयर ज़मीन का देख लीजिए आप। जैसे कोई ये वर्गाकार खेत है, कोई ये वर्गाकार खेत है। अब 1 हेक्टेयर बताऊं कैसे निकलता है। जैसे ये भुजा है वो 100 मीटर है, ये भुजा भी 100 मीटर है, यानी ये भुजा भी 100 मीटर है और ये भुजा भी 100 मीटर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना हो गया? 10,000 मीटर। तो ये कितना हो गया? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। ऐसे वर्गाकार हेक्टेयर कैसे निकलेगा? एक भुजा और दूसरी भुजा, वर्गाकार जो चीज है, सीधी भुजा और आड़ी भुजा, इन भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो चीज आती है वो 1 हेक्टेयर के बराबर आ जाएगी। एक खेत का बता रहा हूं मैं कि एक कोई वर्गाकार खेत है, उसकी 2 भुजाएं ले लीजिए आप। ये भुजा कितनी है? 100 मीटर। ये भुजा कितनी है? 100 मीटर। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 10,000 मीटर। तो यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया? 10,000 मीटर। तो ये भूमि के मापने का पैमाना है। और मैंने एक चीज बताई थी कि भूमि स्थिर है, लेकिन कभी कभी जो बंजर भूमि थी उसको भी कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया है। और मैं बता ही चुका हूं भाई, बार बार हम पढ़ रहे हैं उत्पादन के लिए, ठीक है। उत्पादन के कारक भूमि
श्रम और पूंजी, जिसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, भूमि। तो हेक्टेयर के बारे में हमने देख लिया कि किस तरह से एक जमीन का हेक्टेयर निकाला जाता है कि कितनी हेक्टेयर है, भुजा का भुजा से गुणा करके जो क्षेत्रफल आ जाता है वो क्या होता है उसका हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के बराबर वो जमीन आ जाती है। तो ये बता दिया मैंने भूमि स्थिर के बारे में, यही बता दिया कि कितनी जनसंख्या खेती करती है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का भाग बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनकी आजीविका का जो साधन है वो क्या है, पूरी तरह से कृषि। वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कृषि। और एक चीज़ और आती है उपज, एक शब्द आता है उपज। उपज क्या है कि किसी सीजन में, सीजन का मतलब 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो एक सीजन में या किसी मौसम में खेत में उगाया गया, उत्पादन किया गया अनाज, वो क्या कहलाता है, उपज। उसकी उपज, चाहे 1 बीघा हो, 1 बीघा में क्या गेहूं बोया है वो क्या है, उपज। तो पहले आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय में लगान दिया जाता था, लगान दिया जाता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में लगान हम दे रहे हैं। और पहले धन दौलत तो दी नहीं जाती थी। जो खेत में उपज हो रहा है, जो पैदावार हो रही है, वो ही लगान के रूप में दिया जाता था। उपज का कहते थे ना, लगान किसका दिया जाता था, उपज का। जैसे मैंने 100% उपज की, 100% उपज हुई तो उसका 10% मुझे देना है। तो 10वां भाग मुझे क्या देना पड़ेगा, उपज का लगान के रूप में देना पड़ेगा। तो जो लगान जो होता था वो जमीन का नहीं होता था, वो होता था उपज का, कि आपकी जो उपज हुई है या जो पैदावार हुई है उसका कितना प्रतिशत लगान के रूप में देना है, उपज का दिया जाता था। तो पहला जो टॉपिक था हमने पालनपुर की खेती में कि भूमि स्थिर है, उसका हमने अध्ययन कर लिया कि किस तरह से भूमि स्थिर है। 1960 से पहले जब हरित क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले जमीन स्थिर थी, उसी के ऊपर खेती हो रही है, जो भी कृषि कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। कभी कभी ये प्रयास किया गया कि जो बंजर भूमि है उसके ऊपर भी खेती करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी जमीन, कृषि की जो जमीन थी वो क्या थी, स्थिर थी, बढ़ नहीं पाई वो। अब उसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करना संभव है। ठीक है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करना संभव है। जमीन वही है जहां हम खेती कर रहे हैं पुराने समय से। अब क्या ऐसा हो सकता है कि उसी जमीन के ऊपर हम खेती कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज करें हम जिसकी वजह से जो पैदावार होती है, जो उपज होती है वो बढ़ जाए। तो उसका भी एक तरीका बताया, कैसे पैदावार बढ़ाने के लिए 2 चीजें देखी, 2 चीजें बताई पैदावार के लिए। एक तो बताया बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि भूमि में अधिक पैदावार करने के लिए, जमीन वही है लेकिन उसी जमीन में अधिक पैदावार हो, उसके लिए कौन सी प्रणाली अपनाई, पहली तो बहुविध फसल प्रणाली, और उसके बाद में आधुनिक कृषि विधियां, आधुनिक कृषि विधियां। ठीक है, कहने का मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए, पहले पैदावार नहीं होती थी 1960 से पहले, क्यों नहीं होती थी, वही परंपरागत ढंग से खेती कर रहे हैं, वही गोबर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, प्राकृतिक खाद डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैदावार होती थी वो पैदावार कम होती थी। लेकिन 1960 के बाद में जब हरित क्रांति हुई तो पैदावार बढ़ने लग गई। और पैदावार बढ़ने के लिए क्या क्या किया गया, देखो 2 तरीके होते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए। एक तो आप आधुनिक तरीके से कोई चीज़ कर रहे हो, परंपरागत ढंग से कोई चीज़ कर रहे हो,
गाय का गोबर डाल दिया, अन्य कोई घास फूस खाद बना के डाल दी, तो जो उत्पादन है वो बढ़ नहीं पाया। लेकिन किन विधियों के द्वारा उत्पादन बढ़ा? पहला है बहुविध फसल प्रणाली। बहु का मतलब बहुत, कि एक खेत में बदल बदल कर खेती करना। बहुविध फसल जो प्रणाली है उसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक ही खेत में फसलों का अदल बदल कर बोना। फसलों का रूप, पालमपुर की हम बात करें तो पालमपुर में 2 फसल होती थी, खरीफ और रबी। ठीक है, 2 ही फसल होती थी। हाँ, अक्टूबर और दिसंबर में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? आलू की खेती। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसल होती थी। खरीफ कौन सा है? जवार बाजरा, जो कि बरसात के समय में बोया जाता है। जवार हो गया, बाजरा के जो बरसात के समय में बोया जाता है वो कौन सी फसल हो गई? खरीफ। और जैसे ही सर्दी का मौसम आया, दिसंबर के लगभग, नवंबर दिसंबर, वो फसल कौन सी होगी? रबी, जिसमें गेहूं, जो चना, ये चीज़ों की वो वहाँ पर क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, तो पहले क्या था? रबी और खरीफ किया जाता था। ठीक है, चल रहा था प्रोसेस। लेकिन अब इन लोगों ने काय की खेती करना प्रारंभ कर दिया? आलू की खेती करना प्रारंभ कर दिया। और एक नियम है कि फसलों को अदल बदल कर बोने से जो भूमि का उपजाऊपन होता है वो बरकरार रहता है। एक ही जमीन पे आप एक ही फसल बोए जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि उत्पादन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जमीन का जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फसलों को अदल बदल कर बोते हैं तो भूमि का उपजाऊपन भी बना रहता है और उपज भी अच्छी होती है। क्यों करते हैं ऐसा कि भाई खरीफ में खरीफ की फसल बोएंगे, रबी में रबी की फसल बोएंगे? क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है? रबी की फसल बो दीजिए आप, गेहूं जो चना हो रहा है आपके। लेकिन नहीं, जमीन का उपजाऊपन भी बना रहे और अन्य जो उपजे हैं कृषि की, जो अन्य है बाजरा जवार, वो भी हमें मिलता रहे, प्लस जमीन का जो उपजाऊपन है वो भी बरकरार रहे। तो रबी, खरीफ और फिर अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती। या फिर आगे चलकर जैसे आप मार्च में आप चले जाओ, तो अभी तो अपने यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो 3 प्रकार की फसलें हो गई है, रबी, खरीफ और जायद। जायद में किसको गिना जाता है? सब्जियों को गिना जाता है। तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से हम पैदावार में क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं पैदावार को। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाने की विधि हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ाने की कौन सी विधियां हैं? 2। एक तो है बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा है आधुनिक कृषि विधियां। यानी कि बहुविध कृषि प्रणाली जो है, बहुविध फसल प्रणाली है, मैंने बता दिया कि एक ही जमीन पर फसलों को अदल बदल कर बोना, जिससे भूमि का जो उपजाऊपन है वो बरकरार रहता है, उपजाऊपन भी रहेगा। फिर उसके बाद में कई प्रकार की नई नई चीज़ें आ जाती हैं बहुविध फसल प्रणाली में। पहले हम परंपरागत ढंग से कृषि करते थे और अब हमने उस कृषि के जो स्वरूप था उसको बदलने का प्रयास किया है। दूसरा, अगर हमें कृषि उपज बढ़ानी है तो उसका तरीका है आधुनिक कृषि विधियाँ। पहले परंपरागत ढंग से खेती होती थी, मशीनों को काम में नहीं लिया जाता था, अधिक समय लगता था फसल को बोने में। लेकिन आधुनिक रूप जब से हमने अपनाया है, हरित क्रांति 1960 के बाद में, चाहे आधुनिक बीज हो, आधुनिक प्रकार का खाद हो, आधुनिक मशीन हो, उन सब का इस्तेमाल करने के बाद में रिजल्ट क्या सामने आया? उत्पादन में वृद्धि। भाई एक तो आप पुराना बीज काम में ले रहे हो और उसके स्थान पर अगर आप HYV जो आधुनिक बीज है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आधुनिक बीज में जो उत्पादन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। पहले क्या होता था? किसान परंपरागत बीज, खुद के खेत में जो बोया बीज, उत्पादन हुआ, कुछ खाने में ले लिया, कुछ बेच दिया और कुछ रख लिया मैंने, आगे जब मैं खेती करूंगा उसमें काम में आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अब उच्च क्वालिटी के, उच्च श्रेणी के जो बीज हैं HYV,
जो किस्म के जो बीज होते हैं वो आने लगे, हाइब्रिड जिसे हम कह सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज अब काम में आने लग गए, जिससे उत्पादन में क्या होने लग गया, फायदा होने लग गया या वृद्धि होने लग गई। तो कहने का मतलब हरित क्रांति 1960 से पहले परंपरागत तरीका था, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने दो तरीके अपनाए, बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा आधुनिक कृषि विधियां, जिसमें आधुनिक कृषि विधियों में क्या बताया मैंने, HYV किस्म के जो बीज हैं उनका इस्तेमाल करना, रासायनिक उर्वरक उनका इस्तेमाल करना, जानते नहीं आप, जानते हैं खेतों में डालते हैं, यूरिया है, DAP है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोडक्शन में वृद्धि करती है, इसीलिए खेत में क्यों डालते हैं। पहले नहीं डालते थे तो जो प्रोडक्शन होता था वो लिमिट का होता था, लेकिन अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम आधुनिक किस्म के बीज काम में लेते हैं, आधुनिक किस्म का जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ है, प्राकृतिक खाद है, जैविक खाद है, इन सभी चीज़ों का हमने क्या कर दिया है, खेत में काम में लेना ज़्यादा प्रारंभ कर दिया है, जिसकी वजह से उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा है। ठीक है, और एक चीज़ नोट की गई है कि परंपरागत खेती जब हम कर रहे थे, परंपरागत खेती जब कर रहे थे, जब किसी प्रकार का उर्वरक नहीं था, पुराने बीज काम में ले रहे थे, नए किस्म का बीज नहीं था, तो उसमें लगभग 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी कि जब हरित क्रांति से पहले की बता रहा हूं मैं, कि हरित क्रांति के पहले जब परंपरागत कृषि होती थी उसमें जो अनाज होता था वो प्रति हेक्टेयर कितना होता था, 1300 kg, मात्र 1300 kg। लेकिन जब से हमने आधुनिक कृषि विधियां जो अपनाई है, चाहे वो HYV किस्म का बीज हो, रासायनिक उर्वरक हो, कीटनाशक हो या किसी प्रकार का अन्य आधुनिक खाद हो, उनका जब हमने खेत में प्रयोग किया तो उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हो गई। और यही चीज वृद्धि कितनी हो गई, 3200 kg पर हेक्टेयर। देखिए कितना डिफरेंस आ गया। पहले उत्पादन कम होता था क्योंकि परंपरागत कृषि को हम बढ़ावा दे रहे थे, हरित क्रांति हुई, एक नया युग शुरू हुआ, नया बदलाव शुरू हुआ, किसानों को कीटनाशक उपलब्ध करवाया गया आधुनिक रूप से, आधुनिक किस्म के जो HYV बीज होते थे वो उनको दिए गए, मशीनरी का प्रयोग किया गया, समय की बचत हुई, समय पर कृषि बोई गई, काटी गई, उसका बेचान किया गया। तो ये सारी चीज़ें किससे हुई, आधुनिक तौर तरीकों से, आधुनिक कृषि विधियों से, जिससे उत्पादन में कितना बढ़ोतरी हुई, लगभग 1.5 से थोड़ा कम, मान लीजिए 1.5 गुना से थोड़ा कम। ठीक है, जहां 1300 kg होता था पर हेक्टेयर, वो अब कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर। और ये कैसे संभव हुआ, आधुनिक कृषि विधियों द्वारा। भाई भूमि का उपजाऊपन बना रहे और उत्पादन बढ़े, उसके लिए तो बहुविध फसल प्रणाली, ताकि उपजाऊपन बना रहेगा तो कम से कम उत्पादन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। लेकिन हरित क्रांति के बाद में जब हमने आधुनिक कृषि विधियों को अपनाया तो उसके उत्पादन में देख लो कितना वृद्धि हुआ है, 1300 से डायरेक्ट कितना चला गया, 3200 kg पर हेक्टेयर। तो ये दो चीज़ हमने भूमि में अब तक पढ़ ली है। कौन सा, एक तो भूमि स्थिर है, मैंने बता दिया, भूमि स्थिर है, जो जितनी भूमि थी उसी के ऊपर कृषि हो रही थी, परिवार बढ़ रहा है तो भी उसी पे हो रही है, नहीं है तो भी उसी पे हो रही है। हालांकि कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन भूमि स्थिर रही। और फिर हेक्टेयर का हमने देख लिया कि हेक्टेयर में खेती होती थी, हेक्टेयर का पैमाना क्या बता दिया था, वर्गाकार अगर कोई खेत है तो एक भुजा दूसरी भुजा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज़ आ गई वो उसका हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर ये चीज़ आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद में पैदावार बढ़ाने के लिए हमने कौन सी दो विधियों को यूज में लिया, एक तो बहुविध फसल प्रणाली और एक आधुनिक कृषि विधियाँ। बहुविध का मतलब एक पूरे वर्ष में फसलों को अदल बदल कर बोना, जैसे पहले रबी की फसल बो दी, फिर थोड़े दिन बाद में खरीफ की फसल बो दी, और रबी और खरीफ के बीच में
कौन सी फसल बोने स्टार्ट कर दिया हमने? आलू की। तो आज भी आप देखिए, जैसे ही खरीफ की फसल खत्म हो जाएगी हम रबी की फसल के लिए तैयार हो जाते हैं। गेहूं की फसल, जौ, चना, उसकी फसल को तैयार कर लेते हैं, खेत को तैयार कर लेते हैं। खेत और अदल बदल की जो फसलें बोते हैं तो जो भूमि का उपजाऊपन होता है वो बरकरार रहता है। एक ही खेत में अगर आप एक ही कृषि कर रहे हैं, एक ही किस्म की खेती कर रहे हैं, तो ये चीज़ नोट कर लेना कि जिस पहले वर्ष में जो उत्पादन हुआ है अगले वर्ष में उसका उत्पादन क्या हो जाएगा? कम। क्यों? फिर अगले वर्ष में कम, फिर अगले वर्ष में कम। क्यों? क्योंकि एक ही फसल के बोने से उस जमीन का जो उपजाऊपन है या उसके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं जमीन के अंदर फसल के लिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हम आधुनिक विधियों का उपयोग में लेते हैं, चाहे उच्च क्वालिटी का बीज हो, रासायनिक खाद हो, उर्वरक हो, प्राकृतिक कई अभी नए नए खाद बनने लगे, जैविक खाद बनने लगे हैं, कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ आ गई जो कीड़े मकोड़ों को मार देती है, जो फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो जो उत्पादन में जो बाधक चीज़ें थी उनको क्या किया है? आधुनिक कृषि विधियों ने खत्म किया है और उत्पादन में क्या किया है? बढ़ोतरी की है। और बढ़ोतरी का उदाहरण मैंने बता दिया कि परंपरागत खेती में जहाँ 1300 kg कोई चीज़ होती थी पर हेक्टेयर में, वही हरित क्रांति के बाद में कितना होने लग गई? 3200 kg पर हेक्टेयर।